एक खबर आई है कि बीएसएनएल ने 280 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट किया है। 17 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब लगातार दूसरी तिमाही भी बीएसएनएल ने प्रॉफिट किया। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो सरकार के लिए बोझ बन गई थी, साल दर साल घाटा जो है उसका वो बढ़ता जा रहा था, उसने ये प्रॉफिट करके दिखाया है। लोग सवाल उठा रहे थे कि सरकार ने बीएसएनएल को डुबा दिया। आज मोदी सरकार ने उसी बीएसएनएल को फिर से उसमें जान डालने का काम किया है। बीएसएनएल वो कंपनी जिसका सिम अधिकतर भारतीयों का पहला सिम हुआ करता था, जिससे भारतीयों की भावनाएं जुड़ी। बीएसएनएल जिसका स्लोगन ही था कनेक्टिंग इंडिया, जिसने एक समय में भारत के कोने कोने तक लोगों को जोड़ने का काम किया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पहाड़ों से लेकर गलियों तक, यहाँ तक कि वो इलाका जहाँ लाइट भी मुश्किल जाया करती थी, वहां तक लोगों को जोड़ने का काम किया और बन गई भारत की नंबर 1 कंपनी। रेडियो पर मैच देखने वाले लोग बीएसएनएल सिक्सर या बीएसएनएल चौका सुनकर खुश हो जाया करते थे, लेकिन सिक्सर को बीएसएनएल सिक्सर बनाने वाला या चौके को बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया बनाने वाला कंपनी आखिर कैसे बन गया एक लूजर, जानेंगे इस वीडियो में। बीएसएनएल के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे ये भी कि सरकार की जो दुधारू गाय कही जाती थी उस कंपनी यानी कि बीएसएनएल को आखिर किसने डुबोया, कैसे डुबोया और कौन है जिम्मेदार, और भाई साहब लगेगा नहीं से लेकर भाई साहब कर दिखाया, यहाँ तक कि ये वाला जो सफर है वो बीएसएनएल ने कैसे तय किया है। मतलब ये कि बीएसएनएल ने टेलीकॉम मार्केट में जैसे गेम बदलने का काम किया है और जिस तरीके से प्रॉफिट करके दोबारा पटरी पर आने का काम किया है, यहाँ तक के सफर को भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे भाई साहब नहीं लगेगा वाला मीम भी आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आज भाई साहब ने करके दिखाया है। और ना सिर्फ करके दिखाया है बल्कि लगातार दूसरी तिमाही में प्रॉफिट करके दिखाया है। और ये प्रॉफिट छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बार 280 करोड़ रुपयों का और एक बार 261 करोड़ रुपए का। और इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। ये ट्वीट आप देखिएगा, आपके सामने मौजूद है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 17 सालों के बाद लगातार बैक टू बैक 2 तिमाहियों में जिस तरीके से बीएसएनएल ने परफॉर्म किया है, इतिहास रचने का काम किया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार प्रॉफिट हुआ है, हाँ, लेकिन बीते 17 से 18 सालों में ये पहली बार ऐसा प्रॉफिट हुआ है जब लगातार 2 तिमाहियों में इस तरीके से बीएसएनएल ने परफॉर्म किया है। एक समय था जब एलआईसी और बीएसएनएल सरकार की 2 दुधारू गाय मानी जाती थी। कैसे, इसे समझने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। यूं तो बीएसएनएल उस दौर की कंपनी है जब पूरे गांव या मोहल्ला के पास सिर्फ एक ही फोन हुआ करता था। आईएसडी एसटीडी वाले दौर की कंपनी है जब घड़ी के हिसाब से यानी कि एक मिनट के हिसाब से कॉल की जाती थी। उस समय बीएसएनएल टेलीकॉम मार्केट का बादशाह हुआ करता था। खैर, वैसे तो बीएसएनएल की शुरुआत ब्रिटिश काल से ही होती है, लेकिन 1980 में जब डाक और टेलीग्राफ सेक्टर अलग अलग बांटा गया, तब बना डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि डॉट, जिसके बाद अस्तित्व में आया बीएसएनएल। कॉलिंग के साथ साथ इंटरनेट सर्विसेज भी बीएसएनएल ने शुरू की, कोने कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम किया, आम आदमी को आपस में कनेक्ट रखने का काम किया, और सबसे अच्छी बात ये कि सस्ता भी बेहद था। उस समय जो प्राइवेट कंपनी थी यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स थी, उनका जो टारगेट था वो शहरी ग्राहक था, शहरी इलाका था। लेकिन बीएसएनएल ने क्रांति लाया, अपनी मेहनत की, और जो प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां नहीं कर रही थी, प्राइवेट कंपनियां नहीं कर रही थी, वो काम करके दिखाया। वो कहती थी अरे कौन जाएगा गांव पहाड़ों को जोड़ने, कौन इतनी मेहनत करेगा, लेकिन बीएसएनएल ने गांव को जोड़ने का काम किया, पहाड़ों को जोड़ने का काम किया और घर घर कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम किया। प्राइवेट कंपनियों को पैसा चाहिए था तो इसे शहरी इलाका पसंद आया जो वहां से मिल भी रहा था, लेकिन बीएसएनएल यानी कनेक्टिंग इंडिया यानी जिसको चाहिए था कनेक्टिविटी, उसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक को जोड़ने का चुनाव किया। मतलब जिसका कोई नहीं उसका था बीएसएनएल। बीएसएनएल वैसे तो बाकियों की तुलना में काफी कम रेट पर ये सर्विसेज प्रोवाइड किया करता था, लेकिन पहले ही साल में बीएसएनएल ने वो करके दिखाया जो मार्केट में कोई और कर ही नहीं पा रहा था।
मतलब जबरदस्त प्रॉफिट, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट। 2000 से लेकर 2008 तक लगातार बीएसएनएल सिक्सर पर सिक्सर मारता गया। 2001 से लेकर 2002 के बीच में 6,312 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, फिर 2004 से 5 करीबन 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 2005 और 6 में 8,940 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 2007 से 9 के बीच में 3,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। मतलब 2001 से लेकर 2008 तक हर साल बैक टू बैक प्रॉफिट करके दिखाया है। 8 सालों में करीबन 86,668 करोड़ रुपए का मुनाफा इसने कमाया है और धीरे धीरे इसने मार्केट का 70% जो हिस्सा था उस पर कब्जा कर लिया। एयरसेल, आइडिया, डोकोमो, ये सब कंपनियां जो थी वो इसके सामने पानी मांगती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे जो चीज ऊपर जाती है माना जाता है कि वो चीज नीचे भी आती है। बीएसएनएल के साथ भी वही हुआ। बीएसएनएल का जो डाउनफॉल था वो शुरू हो गया, लेकिन प्रॉफिट के साथ जिस तरीके से लालच आया था वही बना इसका सबसे बड़ा डाउनफॉल का कारण। 2007 की बात करते हैं। टेलीकॉम मिनिस्टर थे दयानिधि मारांग। खबरें आई कि सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है, आखिर क्या हो रही है। मार्केट में खबरें फैल गई, लोग पूछ रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी जो इतना फायदा कर रही है और इस सेक्टर के लोगों से पूछताछ क्यों हो रही है, क्यों टेलीकॉम मिनिस्ट्री से पूछताछ हो रही है। फिर पता चला कि इन्होंने अपने घर में बीएसएनएल के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी लाइन बिछाने का काम किया है। 323 हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल ये अपने घर में किया करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी एक प्राइवेट कंपनी थी सन नेटवर्क, उसके लिए इस्तेमाल किया करते थे। मतलब पैसा सरकार का, पैसा बीएसएनएल का, और भाई साहब खूब अपनी प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाया करते थे। जब ये बात सामने आई तो दयानिधि ने रिजाइन किया और फिर इन्हीं के पार्टी से आए ए राजा, नए टेलीकॉम मिनिस्टर बने। उस समय बीएसएनएल वाईमैक्स तकनीक लाने का प्लानिंग कर रहा था, स्पेक्ट्रम की प्लानिंग कर रहा था, वायरलेस डेटा ट्रांसफर की बातें किया करता था। कहता था कि स्पेक्ट्रम बांटेंगे और पूरे देश में बांटेंगे ताकि हर जगह मस्त इंटरनेट मिले। लेकिन 2G स्पेक्ट्रम का नतीजा हुआ 2G घोटाला। 176 लाख का घोटाला बताया जाता है, ये खबरें आपने खूब पढ़ी हुई। और उस घोटाला ने बीएसएनएल की जो गाड़ी थी, जो हमेशा प्रॉफिट पे चला करती थी, उसे पटरी से उतार दिया और लॉस की पटरी पर चढ़ा दिया। ऐसी उतरी ये गाड़ी कि उसके बाद साल दर साल ये घाटे की जो दर थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। बाद में ए राजा तो बरी हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। लेकिन ये घोटाला है नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। फिलहाल हम घोटाला या ना घोटाले की बात नहीं करेंगे, हम बीएसएनएल की बात करेंगे। वो बरी हो गए, लेकिन इसका जो प्रभाव था वो बीएसएनएल पर पड़ा। अब सीबीआई के शिकंजे पर बीएसएनएल था। हर टेंडर पर, हर स्टेप पर जांच पड़ताल शुरू हो गई। सीबीआई ने गहनता से जांच शुरू कर दी और इस जांच में कई झूठ सामने आई। शेल कंपनियों किस तरीके से उसमें भागीदारी थी ये सामने आया, कितनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां थी ये सामने आया, और ये भी पता चला कि नोकिया जैसी बड़ी कंपनियों को उनका जो टेंडर था वो रिजेक्ट कर दिया जाता था और जो शेल कंपनियां थी उनको टेंडर पर टेंडर दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से अब हर जो कदम था बीएसएनएल का या हर टेंडर जो था उसकी जांच प्रक्रिया से होकर उसे गुजरना पड़ता है। प्राइवेट कंपनियों को इस समय खूब फायदा मिल रहा था, खूब फायदा उठा रही थी। वो अपने प्रोजेक्ट्स को दिन दोगुनी रात चौगुनी तेजी से आगे बढ़ा रही थी और यहाँ बीएसएनएल अपने नए प्रोजेक्ट्स में सिर्फ जांच खेल रही थी, कभी ये जांच कभी वो जांच, जो बीएसएनएल के डूबने का सबसे बड़ा कारण भी बना। खैर, कारण तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि स्टाफ का जो बिहेवियर था या नई टेक्नोलॉजी से अपडेट ना होना। मतलब जब लोग 4G की दुनिया में जी रहे थे तब भी बीएसएनएल वाली जो दुनिया थी वो 2G पर कूद रही थी और इनकी सर्विस के लिए तो आपको पूछो ही मत, लोगों को छुट्टियां तक लेनी पड़ती थी ताकि इनकी सर्विस मुहैया हो सके। और उसके साथ ही एक और बड़ा कारण था बीएसएनएल को मार्केट से आउट करने का, वो था जियो की एंट्री। जियो वाले मुकेश अंबानी जी आए और कहने लगे, जी तुम फ्री का डेटा इस्तेमाल करो, अकेले क्यों बैठे हो, चुपचाप क्यों बैठे हो, तेरा सर चकरा रहा है, चलो आ जाओ प्यारे पास हमारे, फ्री डेटा तुझे दिलाएं। वो वाला हाल हो गया। 4G इंटरनेट उस टाइम पर फ्री दिया गया जिस टाइम में हम घिसे पिटे इंटरनेट के स्पीड के साथ उसे भी चलाने के लिए दिन भर में 75 बार तो मोबाइल डाटा ऑन कर देते थे, अरे खर्च हो गया है ऑफ कर देते हैं, ऐसा वाला हाल हमारा हुआ करता था। उस समय अंबानी ने यानी कि जियो ने फ्री डेटा दिया, क्योंकि मोबाइल डेटा इतना महंगा हो गया था उस समय
तो ऐसे में क्रांति लानी थी, मार्केट में वैल्यू बढ़ानी थी, जियो ने वो करा और करके भी दिखाया। खैर, वो दिलरुबा भी धोखेबाज निकली, क्योंकि एक दिन ये ऐलान हुआ कि अब डेटा फ्री नहीं है, पहले मेंबरशिप लो और फिर डेटा रिचार्ज कराओ। जनता को चस्का लग चुका था 4G डेटा का। अब आपको लग रहा होगा कि उस समय हो सकता है कि BSNL ने वापसी कर लिया हो, कमबैक कर लिया हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों को 4G डेटा का चस्का लगा हुआ था, जो लोग जियो इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिए उन्होंने ये रिचार्ज भी कराया। और BSNL क्योंकि उस समय 2G पर ही अटका हुआ था या 3G पर घिसे पिटे तरीके से लुढ़कते पुटकते चलता था, तो वहां पर जाना पसंद नहीं किया। लेकिन जियो ने सिर्फ BSNL को ही मार्केट से आउट नहीं किया, बल्कि डोकोमो, एयरसेल जैसी कंपनियों की भी मार्केट खत्म कर दी थी। वोडाफोन और आइडिया जो हैं, इनका भी शेयर टूट गया था। इन दोनों ने हाथ मिलाया और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव किया। लेकिन आज BSNL ने कमबैक किया है, 18 सालों बाद लगातार दूसरी तिमाही में प्रॉफिट किया है। आप समझते हैं कि क्यों BSNL का कमबैक जरूरी था। अगर आज हम आंकड़े देखेंगे दोस्तों, तो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारे सामने डेटा मौजूद है, इसके हिसाब से अगर BSNL की हम बात करें तो करीबन 7.9% जो लोग हैं वो BSNL इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही वोडाफोन और आइडिया के जो कस्टमर्स हैं वो करीबन 7.8 हैं। एयरटेल जो है उसमें करीबन 33.7% लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं जियो की बात करूं तो 40% से भी ज्यादा लोग जियो इस्तेमाल करते हैं। आपको मार्केट पता चल गई होगी। ऐसे में BSNL अगर खत्म होगा तो इन प्राइवेट कंपनियों का जो मनमाना रवैया है वो हमें देखने को भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि 90% से ज्यादा जो मार्केट है उस पर इन प्राइवेट प्लेयर्स का ही कब्जा है। अब ऐसे में कभी इन्होंने कल को कह दिया कि जी आज से महीने का जो रिचार्ज है वो 399 रुपए का नहीं होगा, 799 का होगा, तो हम क्या कर लेंगे? हमें ले दे के रो धो के रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि कैसे ये 28 दिनों वाला जो सियापा था, हंगामा था, वो बड़ा चल रहा था। कंपनियां कह रही थी कि जी हमारा जो महीने का रिचार्ज होगा वो 28 दिनों के लिए होगा। लोगों ने सड़कों पर शोर मचाने का काम शुरू कर दिया कि जी नहीं, महीना तो 30 का होता है, हम 30 दिन का पैसा दे रहे हैं, हम उतना लेंगे। खैर वो दूसरी चीज है, लेकिन हमने देखा है कि कैसे ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अपने मनमाने रवैये को कस्टमर्स पर थोपती हैं। ऐसे में मार्केट पर पकड़ रखने के लिए इन सरकारी कंपनियों को मार्केट में रहना होगा। तो आखिर कैसे होगी वापसी? जैसे हो रही है, देखिए साफ बात है, करंट गवर्नमेंट जिस तरीके से BSNL पर भरोसा जता रही है, जिस तरीके से उसमें इन्वेस्ट कर रही है, वो बताती है कि BSNL को जिंदा रखने के लिए सरकार कितना काम कर रही है। और कैसे वापसी होगी ये भी समझिएगा कि पिछले 3-4 सालों के अगर आप आंकड़े उठा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैक टू बैक, ये आंकड़े हमारे सामने भी मौजूद है, बैक टू बैक जो है सरकार लगातार इसके जो रिवाइवल फंड हैं उसको पास कर रही है। कभी 2022 का आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, 2023 का आंकड़ा मौजूद है और 2024 का भी आंकड़ा मौजूद है। मतलब बैक टू बैक जो है वो रिवाइवल फंड BSNL को दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो 4G और 5G स्पेक्ट्रम था उसकी भी अलॉटमेंट सरकार के द्वारा कर दी गई। अब सरकार को ये लगता है कि डुबाया चाहे किसी ने भी हो, लेकिन अगर आज हमारी निगरानी में ये कंपनी बंद हो गई ना तो जनता हमें माफ नहीं करेगी, कहेगी कि इन्होंने ही बंद कराया है। और इसीलिए सरकार को पता है कि BSNL को जिंदा रखना उनके लिए भी जरूरी है और कस्टमर्स के लिए भी जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात ये कि इसमें टाटा जी का भी भरोसा है। अब आप पूछ रहे होंगे कि कैसे? दरअसल दोस्तों 2024 में ये एक अनाउंसमेंट हुई थी कि BSNL फिलहाल 4G डेटा कनेक्शन की भी लाइन बिछाएगा, धीरे धीरे उसके ट्रायल्स पूरे होंगे और उसके बाद से इसी 4G लाइंस को 5G में अपडेट किया जाएगा। लोग कह रहे थे जी कैसी बात कर रहे हैं, कौन करेगा, इतना नहीं होगा, कुछ नहीं होना है, BSNL तो डूब रही है, किसी ने भरोसा नहीं जताया। लेकिन वो टेंडर किसको मिला? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। उनका ये कहना था कि पहले हम 4G डेटा पे काम करेंगे, लाइनें बिछाएंगे और 2025 में से 5G करने की भी बात की गई थी। ये जिम्मा चूंकि टाटा की कंपनी को मिला था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मिला था, तो लोगों का भरोसा जो है वो दोबारा एक बार BSNL में बना। अब आप कह रहे होंगे कि तो फिर हुआ क्या अगर इतना सब कुछ हो रहा है? फिलहाल लाइनें बिछ चुकी हैं, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि केंद्रीय मंत्री ने बताया है। ट्रायल प्रोसेस जो है वो लगातार तेज हो गई है और दूसरी तिमाही में भी BSNL के जो प्रॉफिट है वो करके दिखाया है। दोस्तों नितिन गडकरी कहते हैं एक बात कि सरकार जो है वो पॉलिसी बना सकती है, गल्ले पे नहीं बैठ सकती है।
और ऐसा हम देख भी रहे हैं कि सरकार पॉलिसी बना रही है और जमीनी स्तर पर जिस तरीके से उसे इंप्लीमेंट कर रही है, उस पर जिस तरीके से निगरानी रख रही है, वो उनकी नीतियां, उनका मंशा जो है वो बतला रही है। फिलहाल सरकार ने बीएसएनएल पर ध्यान दिया और बीएसएनएल की स्थिति में सुधार भी हमें देखने को मिला है। लेकिन सवाल यही है कि क्या दोबारा बीएसएनएल कस्टमर्स का भरोसा जीत पाएगा? क्या दोबारा हम और आप जैसे जो तमाम कस्टमर्स हैं वो बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको लगता है कि आप करेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।